हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलो, काफी दिनों से वीडियोस डल रही है, लगातार डाले जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक हमने रखा है आज के लिए अपना पावर शेयरिंग। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, पावर शेयरिंग, और ये है आपका क्लास 10th के लिए। क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में, उसके नाम के ऊपर उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहली चीज पावर, आप सब लोग जानते हो, जैसे अगर हम इसको हिंदी में समझे तो ताकत कहते हैं, या आपके हाथ, आपके पास कितनी शक्तियां हैं। ठीक है, इन द थिंग्स द स्ट्रेंथ, ऑल द थिंग्स कम्स इन पावर। शेयरिंग मतलब बांटना, डिवाइड करना। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने चैप्टर के 10 नेम के थ्रू दो चीजों को समझ लिया। पर अब जो शुरुआत होने वाली है चैप्टर की, उसको हम आगे समझते हैं कि क्या क्या चीजों को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, प्लस अगर होगा तो हम इसमें 9th की कुछ चीजों को इसमें इंक्लूड भी करने वाले हैं। क्लियर। चलिए, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल लैंग्वेज में रखेंगे और सिंपली उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। ठीक है, सबसे पहले पावर शेयरिंग के फॉर्म्स देख लेते हैं। चलिए, पावर शेयरिंग कितने हैं, मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, क्या मीनिंग होती है, डेफिनेशन, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस, एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दूसरा, नेचर ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कैसी होनी चाहिए, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के कैसे टाइप होने चाहिए। ठीक है, नेचर का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट में जो लेवल्स हैं उनमें अलग अलग लेवल्स में पावर डिवाइड होनी चाहिए। एंड थर्ड है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, पहला हो गया। दूसरा, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तीसरा, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। चौथा, पावर शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स। और लास्ट है हमारा पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इन चारों चीजों को, एक दो तीन, इन तीन चीजों को ही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने पहले से ही इसका ओवरव्यू चैप्टर कवरेज का बना दिया था। अगर आप लोगों को सही से देख समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने इसलिए आपको बोल के भी बता दिया। इसीलिए हम इस पूरे चैप्टर में इन तीन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इससे, मीनिंग डेफिनेशन से। उससे पहले देखो, यहां पर दो एग्जांपल्स लिए जाएंगे। ठीक है, दो एग्जांपल्स में दो कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका है। तो सबसे पहले बेल्जियम से शुरुआत करते हैं। देखो, बेल्जियम के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, बेल्जियम क्या है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जहां की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ लोगों से भी कम की पॉपुलेशन है। क्लियर। ठीक है, प्लस वहां पर प्रॉब्लम है, कई सारी एथनिक्स प्रॉब्लम्स चल रही है। इट हैज बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। और जो बेल्जियम है उसकी जो बाउंड्रीज है वो किस किस के साथ शेयर हो रही है, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ शेयर हो रही है। ठीक है, ऑफ द कंट्रीज टॉप पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। इस पॉइंट को हाईलाइट रखना। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्यों कहा, जो कंट्री की पूरी पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और कौन सी लैंग्वेज बोलती है, डच लैंग्वेज बोलती है। 59% पॉपुलेशन इज स्पीकिंग डच लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट क्या है, 40% लिव इन द वेलोनियन रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। 40% लोग जो है वो वेलोनियन रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। क्लियर। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। और जो बच गए हैं जर्मन्स, वो जो बेल्जियम के लोग बच गए वो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमने अभी यहां पर पढ़े। आगे आ जाओ। जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। अब यहां पर क्या बात है, बात यह है कि अगर हम ओवरऑल बेल्जियम की बात करें, केवल ओवरऑल बेल्जियम की बात करें, तो वहां पर 59% लोग डच स्पीकिंग है। ठीक है, 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है
एंड 1% लोग अदर लैंग्वेज लिख लेते हैं, हम अदर लैंग्वेज स्पीकिंग है, ठीक है। अब यही जब हम उनकी बेल्जियम की कैपिटल के बारे में बात करें, जो उसकी कैपिटल है ब्रुसेल, अगर हम उसके देश की, जैसे हमारे देश की कैपिटल इंडिया है, अगर हम उसी हमारा देश इंडिया है जिसकी कैपिटल न्यू दिल्ली, अगर हम ऐसे ही बात करें तो बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रुसेल, उसका क्या सीन है, तो ब्रुसेल के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% डच बोलते हैं। अब इस 2 पॉइंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो 2 पॉइंट से देखो यहां पर, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर बेल्जियम की बात की जाए, पूरी इंटायर कंट्री की बात की जाए, तो डच किसमें है, मेजोरिटी में। डच किसमें है, मेजोरिटी में, और फ्रेंच किसमें है, माइनॉरिटी में। क्लियर। वहीं अगर हम ब्रुसेल, उसकी केवल कैपिटल की बात करें, तो फ्रेंच किसमें है, मेजोरिटी में, और डच किसमें है, माइनॉरिटी में। चलिए, तो ओवरऑल अभी हमें केवल उसके देश की मेजोरिटी और माइनॉरिटी अभी तक केवल हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी में है, वो पावरफुल है और अमीर है। डच स्पीकिंग पीपल रिसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर एंड दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द टू ग्रुप्स। अब जो फ्रेंच ग्रुप्स है वो तो पावरफुल है और रिच भी है, ब्रुसेल में रहता है, ठीक है। और जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनको किसके बेनिफिट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक रूप से जो डेवलपमेंट होते हैं उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, एजुकेशन के भी बेनिफिट्स मिलते हैं, पर कब मिलते हैं, बाद में जाके, मतलब जो अगर उन्होंने कोई पॉलिसी निकाली या उन्होंने कोई सुविधाएं निकाली तो फ्रेंच के लोगों को पहले पहुंच जाती है, डच के लोगों को बाद में पहुंचती है। इन्हीं वजह से क्या होता है, उन दोनों ग्रुप्स के बीच में टेंशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है, ठीक है। तो बेल्जियम की अभी तक स्थिति यहां पर हमारी ये समझ में आई। लास्ट, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोस्ट सेवर इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग पीपल्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये चीज मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पूरी समझाई कि यहाँ पर जो देश है वहां पर डच तो मेजॉरिटी में है बट कैपिटल में माइनॉरिटी में, और वहां फ्रेंच वाले माइनॉरिटी में और बट कैपिटल में क्या है, माइनॉरिटी में। चलो आगे आ जाओ। तो अभी हमने बेल्जियम की स्थिति को समझ लिया, ठीक है। अब आ जाओ श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो हमारे साउथर्न कोस्ट तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर। अब देखो, इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़, यहाँ पर लगभग 2 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है। इट हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन अलग अलग है, जैसे क्या, सिन्हाला स्पीकिंग, यहाँ जो है यहाँ पर भी लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन है। लगभग श्रीलंका में सिन्हाला जो लैंग्वेज है वो बोलने वाले लोग कितने, 74%, तमिल स्पीकर जो कि 18% है, और तमिल भी 2 लोगों में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। कैसे, 2 कौन कौन से हैं, जो लोग तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो लोग श्रीलंका के ही हैं, ठीक है, बट वो तमिल लैंग्वेज यूज करते हैं। क्या है यहाँ पर, जो लोग क्या है श्रीलंका के हैं और तमिल लैंग्वेज को यूज करते हैं, उनकी संख्या है लगभग 13%। अब यहाँ जो तमिल ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो दूसरा ग्रुप कौन सा है, तो दूसरा ग्रुप है आपका इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स का मतलब यह है कि जब कॉलोनियल रूल चल रहा था, कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय क्या था कि हमारे इंडिया से जो लोग श्रीलंका में गए थे काम करने के लिए और वो वहीं पर बस गए, तो हम लोगों को इंडियन तमिल्स नाम से डिवाइड किया गया है। तो देखो, whose forefather came from India as a plantation worker during colonial period are 5%, मतलब जो हमारे यहाँ से लोग वहां प्लांटेशन वर्कर की तरह काम करने गए थे, तो उनको डिवाइड करके क्या कम्युनिटी में रखा गया, इंडियन तमिल्स। क्लियर। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, जो श्रीलंका के तमिल्स हैं वो ईस्ट और नॉर्थ पार्ट कंट्री का जो है उसमें उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। नेक्स्ट, तमिल्स आर आइदर हिंदूज और
मुस्लिम। जो तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या तो वो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है। 7% आर क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालास। एंड जो लोग तमिल लैंग्वेज और सिन्हाला लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसमें से लगभग 7% लोग ऐसे हैं जो आपके कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में मेजोरिटी कम्युनिटी क्या है, यहां पर बेल्जियम में डच स्पीकर्स की मेजोरिटी है और श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स की मेजोरिटी है। ठीक है, जो डच बोलते हैं वो बेल्जियम में ज्यादा है और जो सिन्हाला बोलते हैं वो श्रीलंका में ज्यादा है। अब देखो बात क्या है, तो बात यह है कि जो लोग ये मेजोरिटी में है वो क्या करते हैं, वो अपनी इच्छाओं को, अपनी विल को पूरे देश पर थोपते हैं। थोपना मतलब अप्लाई करते हैं कि हमारी जो इच्छा होगी वही पूरे देश में किया जाएगा। क्यों? बिकॉज वी आर इन मेजोरिटी। क्लियर? आगे आ जाओ। मेजोरिटीज इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में जो मेजोरिटी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेटिंग द गवर्नमेंट एंड एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। जो श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी है जो ऑलरेडी मेजोरिटी में है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और अपना डोमिनेशन, अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इन 1956 एक एक्ट पास किया गया जहां पर, ध्यान से सुनना, 1956 में एक कानून लाया गया जहां पर क्या किया गया, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तमिल लैंग्वेज को नहीं प्राथमिकता दी गई। उन्होंने किसको प्राथमिकता दी? सिन्हाला लैंग्वेज को, क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी। ठीक है, सिन्हाला एप्लीकेंट्स वर फेवर्ड फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोल लेते थे उन लोगों को फेवर मिल रहा था, उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा था और जो भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह थी उनमें उनको फेवर किया जा रहा था। क्लियर? द कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू बुद्धिज्म। जो हमारा संविधान था, मतलब जो श्रीलंका का उस समय कॉन्स्टिट्यूशन था, वो ज्यादा प्रोटेक्शन किसको दे रहा था? बुद्धिज्म को। और बुद्धिज्म में कौन सी लैंग्वेज वाले थे? सिन्हाला लैंग्वेज वाले थे वो सारे लोग। क्लियर? द रिजल्ट ऑफ दीज पॉलिसीज मेक द श्रीलंकन तमिल्स फील्स दैट। अब जब उन्होंने ये 4 पॉइंट, 1 2 3 4, जब वहां के सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों ने जब इन 4 चीजों को अप्लाई किया तो वहां जो पहले से श्रीलंका में जो तमिल लैंग्वेज वाले थे वो क्या फील कर रहे थे कि लीडर्स वर इनसेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। सीधी बात है, अगर आप मुझे या मेरी लैंग्वेज को वैल्यू नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपके लिए कोई इंपोर्टेंस रख ही नहीं रहा हूं। तो वहां पर श्रीलंकन तमिल्स ने भी क्या महसूस किया कि जो उनके सिन्हाला लीडर्स हैं, कौन से लीडर्स हैं? सिन्हाला लीडर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी तमिल लैंग्वेज के प्रति इनसेंसिटिव है, ज्यादा उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे और उनके कल्चर को भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी डिप्राइव देम ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सही बात है, जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आई थी उनमें उन्हें किसको? श्रीलंकन तमिल्स को डिप्राइव कर दिया गया, श्रीलंकन तमिल्स को अलग कर दिया गया था। ठीक है, ऐसा वो लोग महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। ये बात भी सही है कि उनको जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे उनको गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा फायदा मिल रहा था और जो तमिल वाले थे उनको कम फायदा मिल रहा था। अब श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड्स थी, क्या उनकी मांगे थी? तो उनकी मांगे क्या थी तो वो भी सुन लो। उनकी मांग पहली थी रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को भी एक आधिकारिक लैंग्वेज माना जाए। प्लस फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, उन्हें उनके क्षेत्र की पावर उनके हाथ में दे दी जाए। प्लस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, सभी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो जॉब हो। क्लियर? डिमांड वाज मेड फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। वही मांग, क्या मांग आ गई? जैसे हमने भी शुरू में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्थ और ईस्ट की साइड जो था वहां पर श्रीलंकन तमिल्स बहुत ज्यादा बसे हुए थे। तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या डिमांड रखनी शुरू की कि हमें यहाँ पर जो नॉर्थ और ईस्ट की साइड जहां हम रह रहे हैं, हम इसको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए। इंडिपेंडेंट मतलब ये सिन्हाला कम्युनिटी के अंदर ना आए, यहाँ पर केवल हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस चलना चाहिए। नेक्स्ट,
द distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. अब ये जब दोनों कम्युनिटी, सिन्हाला कम्युनिटी और श्रीलंकन तमिल्स आपस में, इन लोगों के बीच में व्यवस्था, इन लोगों के बीच में तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, इन लोगों के बीच में जब चीजें नहीं सुलझ पा रही थी तो क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में लड़ाई दंगा होना शुरू हो गया, और वो लड़ाई दंगा फिर आपस में क्या एक बन गया, सिविल वॉर। मतलब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे। क्लियर? चलो, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब देखो श्रीलंका में क्या हुआ, देखो दोनों जगह लैंग्वेज का दिक्कत था, ठीक है, श्रीलंका ने उसको कैसे मैनेज किया हमने पढ़ लिया। अब हम बेल्जियम की पढ़ेंगे, बेल्जियम ने उसको कैसे मैनेज किया। तो बेल्जियम में देखो, जो बेल्जियम के लीडर्स थे, बेल्जियम लीडर्स, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये चीज को महसूस किया कि हाँ, हमारे यहाँ रीजनल और कल्चर डिस्पैरिटी तो है, अलग अलग तो है, ठीक है, डच बोलने वाले भी हैं और फ्रेंच बोलने वाले भी हैं। क्लियर? तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए। कितने टाइम बदलाव किए? 4 बार बदलाव किए, जिससे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनकी कंट्री में सभी लोग एक साथ रह सके। अब उन्होंने क्या चीजें अपनाई तो समझो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र में सरकार बनेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 50 सीट्स हैं, हम सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं 50 सीट्स है, तो उन 50 सीट्स में भी 25 आपकी डच की होंगी और 25 आपकी फ्रेंच की होंगी, बराबर, कोई भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं किया उनने कि 49 डच की कर ली और एक फ्रेंच की, नहीं, 25 बराबर, ठीक है, 25 डच की और 25 फ्रेंच की, ठीक है। इससे एक लड़ाई उनकी सुलझ गई। दूसरा आ जाओ, many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. ये हमारे लिए, हमारी कंट्री में भी है। अब हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी इसको यहाँ ये समझ लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी वो किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। एक व्यक्ति के पास या एक गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी, उन्होंने पावर को डिवाइड किया, पावर को शेयर किया। जो हमारा एक्चुअल मीन्स है चैप्टर का वो यहीं से शुरू होता है, पावर शेयरिंग। तो उन्होंने पावर को क्या किया, आपस में बांट लिया, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अब केंद्र सरकार की तरफ डिपेंडेंट नहीं थी, वो अपने डिसीजन खुद से ले सकती थी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, ब्रुसल। जैसा उन्होंने पूरी देश के लिए किया, ब्रुसल के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रुसल में भी उन्होंने दोनों कम्युनिटीज के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा, ठीक है, दोनों कम्युनिटीज की बराबर से संख्या रखी गई। जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ब्रुसल उनकी कैपिटल थी, ठीक है, ब्रुसल उनकी कैपिटल थी, तो वहां पर जो गवर्नमेंट बनाई गई, वहां पर आपको पता है कि फ्रेंच वाले क्या थे, मेजोरिटी में थे और डच वाले माइनॉरिटी में थे। अगर फ्रेंच वाले चाहते तो अपना दबदबा बना सकते थे और डच वालों को वहां पर परेशान कर सकते, बट ऐसा नहीं किया। फ्रेंच की इक्वलिटी थी, डच भी इक्वल नंबर्स में थे। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट थी उसमें फ्रेंच की संख्या भले ही कम थी पर उनको इक्वल रखा गया, किसके? डच के अकॉर्डिंग। तो जितनी डच की संख्या थी उतनी फ्रेंच की संख्या थी। तो ऐसे ही जब ब्रुसल की गवर्नमेंट बनी तो वहां पर भी इसी तरीके से डिवाइड कर दिया गया था। तो यहां भी लड़ाई झगड़ा उनका बिल्कुल नहीं हुआ। नेक्स्ट, 2 गवर्नमेंट हो गई थी बेटा, यहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई थी और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो गई थी, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई थी और एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट बन गई थी। थर्ड क्या था, तो एक तीसरी सरकार और बनाई गई, उस सरकार का नाम रखा गया क्या? कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट डील्स विद द लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। एक उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का मोटिव क्या था कि आप देश के किसी भी कोने से हो, चाहे आप ब्रुसल में रह रहे हो या देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, आप इसके लिए चुनाव लड़ सकते हैं और लैंग्वेज के रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो आप उसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए, वाई पावर शेयरिंग इट इज डिजायरेबल। अभी यहां पर मैंने 2 एग्जांपल्स पढ़ाए आपको, एक श्रीलंका
और एक बेल्जियम, ठीक है। जहां दोनों में सेम कंडीशंस थी, लैंग्वेज की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था। जहां श्रीलंका वहां पर मैनेज नहीं कर पा रही थी चीजों को, बेल्जियम ने इजीली उसको मैनेज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक टाइप की थी, एक या दो, एक ही टाइप की थी, जबकि यहाँ इन्होंने 3 टाइप्स की गवर्नमेंट बनाई। क्लियर। यहाँ पावर एक पर्सन के हाथ में थी, जबकि यहाँ पावर्स को डिवाइड किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ दंगे नहीं हुए और यहाँ दंगे और यहाँ सिविल वॉर हो गया था। क्लियर। चलो आगे आ जाओ। अब पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग क्या है, तो क्यों जरूरी है, तो देखो हम बेल्जियम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेल्जियम के लीडर्स को ये समझ में आ गया था कि हमें लोगों के बीच में म्यूचुअल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी पावर को बांटने के लिए, ठीक है। जब हम पावर्स को बांटेंगे तभी देश में यूनिटी बनी रहेगी। अगर एक पर्सन के हाथ में रखेंगे तो देश में यूनिटी नहीं रहेगी। सेकंड, श्रीलंका में जो था वो मेजोरिटी कम्युनिटी क्या चाहती थी, वो देश को डोमिनेट करना चाहती थी। अपने जो सिनाला वाले थे वो ये चाहते थे कि हम पूरे देश पर क्या करें, अपना ही कब्जा बना के रखें, ठीक है। हम अपना ही प्रभाव बना के रखें और अपनी पावर को शेयर ना करें। इस वजह से क्या हुआ, उनके देश की यूनिटी खंड-वंड हो गई और उसमें सिविल वॉर हो गया। लोगों ने आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। क्लियर। चलो, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज, पावर शेयरिंग गुड क्यों है, अच्छी क्यों है, तो उसके भी पॉइंट सुन लीजिए। पहला, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इट इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। राजनीतिक जो चीजें हैं उनको मैनेज किया जाता है इसके थ्रू। इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि लोगों के पास इक्वल राइट है, लोगों के पास इक्वल अधिकार है कि वो आपस में बैठ के कंसल्ट कर सके ऑन हाउ दे टू बी गवर्नमेंट, और वो कैसे लोगों को निर्देश दिए जाए। ये सारी चीजों को बैठकर हम इसमें डिसाइड भी कर सकते हैं। चलिए, द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल बिकॉज इट स्टेट्स दैट द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। पावर शेयरिंग से हमें जो परिणाम मिलते हैं, जो भी डिसीजन हम बनाते हैं, वो डिसीजन बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। क्लियर। मोरल रीजंस एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। और इसमें जो रीजंस, जो कारणों का इस्तेमाल, जो भी कारण बताए जाते हैं, उनसे जो आउटकम्स मिलते हैं वो हमें बेहतर ही मिलते हैं। तो इस वजह से हम ये मानते हैं कि इन 5 पॉइंट्स को अगर हम समझे तो इन 5 पॉइंट्स से हमें ये समझ में आता है कि पावर शेयरिंग अच्छा है, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हमने इसका एक जो छोटा सा पार्ट था, शुरुआत थी, उसको कंप्लीट किया। अब आगे इसका जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। तो बट आपके लिए वर्क क्या है, आपके लिए वर्क ये है कि आप बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों के बारे में जैसे मैंने पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। बुक्स, आप बुक से पढ़ना चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, अगर स्लाइड से पढ़ना चाहें तो स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक में थोड़ा सा डीपली मतलब चीजों में लैंग्वेज ऐड करके उसको बड़ा किया गया है, बट हमने पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया है। क्लियर। तो बेल्जियम और श्रीलंका की कंडीशंस को पढ़ेंगे। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। क्लियर। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।